लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है। यस सर। अब मान लो एक ठो वेक्टर स्पेस का कोई एलिमेंट अल्फा है, तो ये अल्फा एलिमेंट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन कब कहलाएगा? जब a1 a2 a3 फील्ड में 3 एलिमेंट इस प्रकार से मिले कि a1 का गुना अल्फा 1 के साथ कर दो, a2 का गुना अल्फा 2 के साथ कर दो, a3 का गुना अल्फा 3 के साथ करके जोड़ दो, तो जोड़ने से योगफल अल्फा के बराबर रहे, यस सर। तब अल्फा कहलाएगा, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन कहलाएगा। ठीक है। अल्फा फील्ड वी एफ का एक एलिमेंट है, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 भी वी एफ के एलिमेंट हैं। तो अल्फा एलिमेंट अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन कब कहलाएगा? जब a1 a2 a3 बिलोंग इन एफ का एग्जिस्टेंस इस प्रकार से हो कि इन अदिश का गुणा और इन सदिश के गुणनफल का योगफल अल्फा के बराबर आ जाए। ऐसी कंडीशन में अल्फा कहलाता है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 का लीनियर कॉम्बिनेशन। आ जाकर के बार बार में तुम मेरा ये गिरा ना देना, ठीक है? समझ में आया? तो लिखते हैं, लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस, लेट वी एफ बी ए वेक्टर स्पेस ए वेक्टर अल्फा बिलोंग इन भी, ए वेक्टर अल्फा बिलोंग इन V is said to be linear combination of vector alpha 1 alpha 2 alpha dash dash alpha n of V if there exist a1 a2 a3 dash dash an belong in F such that क्या आएगा? अल्फा इज इक्वल टू a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 a3 अल्फा 3 डैश डैश an अल्फा n। ठीक है। तब अल्फा कहलाएगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 डैश डैश अल्फा n का लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है। एग्जाम्पल इन वेक्टर स्पेस V3R, इन वेक्टर स्पेस हम चाहते हैं कि 8 कोई आ जाए तो टाइम से पढ़ाने तो लगे हैं, बहुत अलसियाए रहते हैं, टाइम आपका लॉस रहता है, उतना प्राथमिकता नहीं सेटअप कर पाते, लगता है कि होगा किसी से मैं पढ़ा दें। अब कोई 1 और आ जाए तो फिक्स टाइम पढ़ाएं, कुछ टाइम पे छोड़ें। हाँ, 10 बजे 10:30 बजे शुरू करेंगे, 11:30 तक पढ़ा देंगे, या कि 10 बजे शुरू तो 11 तक पढ़ाएंगे, तो फिर कॉलेज चले जाओ। गर्मी आ गई तो 10 से चालू करें तो आ जाए। इन वेक्टर अब हो गया, अब ढंग से पढ़ाएं, क्योंकि हम अब लेसन प्लान बना के पढ़ाया करेंगे ना। हाँ, तो वो नहीं रहेगा कि तैयारी नहीं है। जब आदमी सब तैयारी रहता है तो कोई दिक्कत नहीं रहती पढ़ाने में, चाहे कितना भी थका हो। यस सर, हाँ ये तो है। इन वेक्टर स्पेस V3R, तो लेट अल्फा 1 ये 1 1 1 अल्फा 2 1 2 3 अल्फा 3 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1। तो लेट अल्फा इज इक्वल टू क्या मान लेते हैं? 1 माइनस 2 5 1 माइनस 2 5
then express alpha, then express alpha as a linear combination of, as linear combination of alpha 1, alpha 2, alpha 3. So we have to find scalar, we have to find scalar a1, a2, a3 belong in AF. R है ना, फील्ड यहाँ R है ना, Yes, तो R लेंगे, R such that we have to find scalar a1, a2, a3 belong in R such that alpha is equal to a1 alpha 1, a2 alpha 2, a3 alpha 3. तो अल्फ़ा के स्थान पे 1 माइनस 2 a1, अल्फ़ा 1 के स्थान पे क्या 1 1 1, a2, अल्फ़ा 2 के स्थान पे 1 2 3, a3 2 माइनस 1 1, तो 1 माइनस 2 5, यहाँ पे क्या होगा a1 प्लस a2 प्लस 2a3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो पहले a1 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 2a2 1a2 1a2 2a2 3a2, यहाँ 2a3 माइनस a3 a3, तो 1 माइनस 2 ये 5, a1 प्लस a2 प्लस 2a3, a1 प्लस 2a2 माइनस a3, a1 प्लस 3a2 प्लस a3, ऐसे। तो कंपेयर कर दो बाई कंपेयरिंग, a1 प्लस a2 प्लस 2a3 इज इक्वल टू 1, a1 प्लस 2a2 माइनस a3 इज इक्वल टू माइनस 2, a1 प्लस 3a2 प्लस a3 इज इक्वल टू 5। अब a1 a2 a3 को सॉल्व करो ना, सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया थर्ड, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, तो क्या होगा a1 प्लस a2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2a3, और a1 प्लस 2a2 इज इक्वल टू a3 माइनस 2, ऐसे, ठीक है। yes, sir. अब इसको क्या करोगे, इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन 4 और इसका नाम 5th, सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5th, सॉल्विंग इक्वेशन 4 एंड 5th बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो क्या होगा a1 अपान a2 अपान माइनस 1 अपान, a1 की वैल्यू जब निकालेंगे तो a1 को छोड़ देंगे, है ना, Yes, sir. तो a2 के कोफिशिएंट लिखेंगे, तो 1 और 2, और ये लिखते हो 1 माइनस 2a3
और A3 माइनस 2, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना। अब A2 की वैल्यू निकलते A2 को छोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे 1 माइनस 2 A3 और A3 माइनस 2 और A1 के कोफिशिएंट 1 1। अब क्या लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे तो 1 1 और 1 2 ऐसे। यस सर। अब इसको क्या लिखेंगे, ऊपर मिटा दें एक आध 2 लाइन। यस सर। ये इक्वेशन ए डाल लो, ये वाले को है ना, इसको A1 A2 A3 जहाँ लिखे हैं। अब देखो A1 अपान इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या होगा A3 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4A3 1 माइनस 2A3 A2 अपान क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका इसके साथ यही रहेगा 1 माइनस 2A3 और बीच में माइनस तो A3 और प्लस 2 माइनस 1 अपान 2 माइनस 1 तो A1 अपान A3 माइनस 2 प्लस 4A3 A2 अपान 3 माइनस 3A3 माइनस 1 अपान 2 से 1 निकला तो 1। इसको मिटाए नहीं रहे हैं क्योंकि आगे ज़रूरत है, इसकी वैल्यू पुट करना होगा। तो A1 अपान क्या होगा A3 या 4A3 5A3 माइनस 4 A2 अपान 3 माइनस 3A3 माइनस 1। अब क्या होगा इसके नीचे 1 तो A1 इज इक्वल टू माइनस 5A3 माइनस 4 A2 इज इक्वल टू, इसको इधर ले गए हैं ना, अब इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 3 प्लस 3A3 तो A1 की वैल्यू क्या होगी, माइनस का गुणा कर दोगे तो 4 माइनस 5A3 और यहाँ पे A2 इज इक्वल टू क्या हुआ 3A3 माइनस 3। A1 A2 का वैल्यू कहाँ रख दो, इक्वेशन थर्ड में, कौन वाला, तीनों हो गया। अब तीनों को इकट्ठा लिखो जाके, तीनों को इकट्ठा लिखो फिर देखिए। इसी में तो लिखा हूँ भाई। हाँ तो अलग से क्वेश्चन लिख लो तीनों का, फिर इकट्ठा लिखो एक बार रफ में। अभी तो देख देख के लिखे हो ना, देख देख के कहाँ लिखा हूँ। हाँ तो आप तो तैयार हो गया होगा, तो 3 बार क्वेश्चन फिर से लिखो, फिर बिन देखे लिखो, तीनों को इकट्ठा है, आप बिना देखे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ A1 एंड A2 इन इक्वेशन थर्ड। इधर का मिटाएं, सर नीचे क्रॉस बस रहने दीजिए और मिटा दें। हाँ। तीनों क्वेश्चन फिर से लिखो, अब एक और बार ना देखना, अब की बार एक बार भी नहीं। तो देख लो, अच्छे से पढ़ लो जितना पढ़ना हो तो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ A1 एंड A2 इन इक्वेशन थर्ड। पुटिंग द वैल्यू ऑफ, क्योंकि फर्स्ट सेकंड को ना सॉल्व किए हैं तो वैल्यू आई है, यस तो सर। थर्ड में पुट करेंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ किस क्वेश्चन के तीनों को। हाँ A2 A1 एंड A2 इन इक्वेशन थर्ड, तो क्या होगा A1 प्लस 3A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 5। A1 के स्थान पे क्या लिख दें 4 माइनस 5A3, 3 इंटू A2 के स्थान पे क्या लिख दें 3A3 माइनस 3 प्लस A3 इज इक्वल टू 5। तो 4 माइनस 5A3 3 तिका 9 A3, 3 तिका 9 प्लस A3 इज इक्वल टू 5।
ठीक है, 9A3 और A3 मिलके 10A3 और 10A3 से 5A3 निकल गया तो 5A3 -9 और +4 तो -5 उधर गया तो +5 तो 10 आ जाएगा। तो A3 = क्या होगा 10/5, 5 दूना 10। तो A3 का मान क्या आ गया 2। अब A3 की वैल्यू कहाँ रख देंगे, A3 की वैल्यू आ गई जब, तो A3 की वैल्यू रख दो इसमें A1 में भी और A2 में भी, तो A1 A2 भी मिल जाएगा। तो A1 = क्या है 4 - 5A3, तो A1 = 4 - 5A3 की वैल्यू 2 आई है, तो A1 = 4 - 10, तो A1 = -6। ठीक है, अब A2 = 3A3 - 3, A2 = 3A3 की वैल्यू क्या है 2 - 3, तो A2 = 6 - 3, तो A2 = 3। A1 A2 A3, तब hence putting the value of A1 A2 A3 in equation A, putting the value of A1 A2 A3 in equation A। ठीक है, तो क्या हो गया 1 - 2 और ये 5 = A1 के स्थान पे क्या लिखेंगे -6 और ये होगा 1 1 1। फिर A2 के स्थान पे क्या लिख देंगे 3 और फिर 1 2 3 और फिर A3 के स्थान पे क्या लिख देंगे 2, 2 - 1 1 ऐसे। तो इसका मतलब ये वाला वेक्टर इन दोनों वेक्टर के लीनियर कॉम्बिनेशन के रूप में रिप्रेजेंट हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही आएगा। सॉल्व करना हो तो सॉल्व करके दिखा सकते हो क्लियरली। अल्फा इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ, क्लियरली अल्फा इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 एंड अल्फा 3। अल्फा इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। जब पेट भर पढ़े नहीं रहोगे तो कैसे याद होगा, भूल ही ना जाएगा बीच बीच में। एक लिमिट से ज़्यादा पढ़े रहो। पढ़ने याद होने के लिए 20 बार पढ़ने की आवश्यकता तो 50 बार पढ़े रहो, तो बार बार भूलेगा थोड़ी हैं। वो नेटवर्किंग में बताते हैं कि तुम्हारे पास 10 लोग हैं, अब तुमको 5 लोगों की ज़रूरत है। उन 10 लोगों के पास जाते हो तेल लगाने के लिए कि तुम बिजनेस साइन कर लो ताकि हम डायमंड बन जाएं। तो तुम जितने उनके पीछे पड़ोगे उतने लोग भागेंगे तुमसे। तुम लिस्ट बना लो 5000 लोगों का, तो 5000 लोगों से बात करो तो 5 मिल जाएंगे हैं। 10 लोगों से क्यों जाते हो बार बार उसको मोटिवेट करने। कितने चाहिए तो डायमंड बन सकते हैं? 6 डायमंड चाहिए। अपने घर इन बालों को उठा लो। वही तो बोले ना कि जो आदमी, आप तो और अच्छे से 6 लड़कों को उठा लीजिए। नहीं 6 लड़कों को, तो 6 लड़कों को ले लें जिसके ड्रीम है नहीं है तो काहे को ले लोगे। नहीं एक सुनो पता को रुको, पहले सुनो बात। इट्ठे चोर, कहीं चोर इट्ठे की कहानी थी, ठीक है। कहीं पे चोरी हो गई तो चोर, उसको 10 दिन का टाइम दिया गया इंडिया की पुलिस को, जापान की पुलिस को, तो 10 दिन में ढूंढ के ले आओ। तो 10 दिन के में तो जापान की पुलिस 5 दिन में ढूंढ के ले आई, अमेरिका की 6 दिन में ढूंढ के ले आई,
इंडिया की पुलिस 15 दिन, तो इंडिया की पुलिस किसी एक आदमी को जब ढूंढ नहीं पाए तो उसी आदमी को पकड़ लिए और उसको पीटने लगे, बोले कि तुम कबूल करो कि मैं चोर हूँ, तुम कबूल करके मैं चोर हूँ। ज़बरदस्ती ढूंढे नहीं, 7 दिन तक सोते रहे, 9 दिन तक, 10वें दिन किसी एक आदमी को पकड़ के उसी को पीटने लगे, तुम बोलो कि हम चोर हो, तुम कबूल करो। तो ऐसा कि एटीट्यूड होते आदमी की। एटीट्यूड क्या होता है, 5 लोग हैं तुम्हारे पास, 6 लोग हैं, 10 लोग हैं और 6 लोगों को रेलटम बनाना है, तो उन्हीं से विनती जोड़ने जा रहे हो कि मैं तुम्हारे लिए सब्जी लाता हूँ, तुम्हारे बच्चों को नहलाता हूँ, तुम चलो बिजनेस ज्वाइन कर लो। विनती जोड़ रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो। ठीक है, गिड़गिड़ाने तो कहते हैं वो लोग क्या कि जब 10 लोगों को चाहिए, आपको 6 लोगों को चाहिए, तो 6,000 लोगों से बात करो ना। तो जो ऐसे जो 600 लोगों से 6,000 लोगों से बात करोगे, तो जो बहाने बनाते होंगे, जो कुछ करते होंगे, उनको छोड़ दो भाई, वो अन्य कामों के लिए। ठीक है, उनको सबको मर्सिडीज नहीं चाहिए किसी को छोड़ दो, तो वे ड्रीमर वाले मिल जाएंगे आपको 6,000 में छांटोगे तो। हाँ, 1-2 लोग को पकड़ लेंगे तो वो कुछ, तेल पालिश बस चढ़वाएंगे हो। हाँ, वो कुछ नहीं करेंगे, उनके ड्रीम है ही नहीं, तो काहे उसको पीछे पड़े हो। तो उसी प्रकार हम बोले कि तो 5 बेर पढ़ना है, कहते 5 बेर पापा पढ़ चुके हैं, अब याद नहीं हुआ, तो अब 6 बेर पढ़ ही नहीं सकते क्योंकि वो अधिक हो जाएगा ना। हाँ? अरे कहेंगे रामा गोविंद पहुंचने के लिए यहाँ से आपको 100 कदम चलना पड़ेगा। अब 100 कदम चल लिए और पहुँचे नहीं, मान लो 10 कदम आगे बाकी है। हम तो पापा तो बोले थे 100 कदम चलने के लिए, तो बस चल दिया, हम काहे को चलें। अरे तुम चलते रहो जब तक पहुँच ना जाओ रामा गोविंद पहले से। 100 कदम लगे चाहे 1000 कदम लगे, वो तो अंदाजा बता दिए कि 15 बार पढ़ो, 3 बार लिखो, इतने में याद नहीं होता। तो कौन सुनो, 3 बार लिखो, ना याद हो तो कल के लिए छोड़ दो। अरे तो कितने दिन से कल छोड़ रहे हो, तो आप ही ना बोलते हैं। तो कल के लिए छोड़ दो, तो कल के लिए तो बहुत सारे दिन क्वेश्चन जो कल पढ़े थे इस प्रकार का था, आज भी क्यों नहीं याद भी हुए। ये तो काम तो कर रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक याद ना हो जाए ये राउंड जारी रखो। 5 बार देखो, 1 बार लिखो, 5 बार देखो, चाहे 50 बार देखना पड़े और 5 बार 50 बार देखना पड़े, 10 बार लिखना पड़े, जब तक याद ना हो जाए तब पढ़ते रहो ये। अब मान लो तुरंत पहली बार क्वेश्चन देख रहे हो तो हो सकता है 3 बार में छोड़ सकते हो, 3 बार लिखकर 15 बार देखकर। लेकिन जब उसका दूसरा राउंड चल रहा फिर भी याद नहीं हुआ, तब तो उसके पीछे पड़ जाओ। जब तक याद ना हो जाए तब तक याद करते रहो, चाहे जितना पढ़ना पड़े। आवाज ना निकले तो चाय पियो, तलफा पियो और लगे रहो पढ़ने में। तो ऐसी तो स्थिति नहीं आती कि तुम पढ़ रहे हो, किसी को दिखा सुनाई तक नहीं पड़ता कि पढ़े हो, तो याद कैसे के हो जाएगा। अभी तो मान लो पढ़ा रहे हैं, जब पढ़ा रही रहते स्टूडेंट तब भी तो नहीं पढ़ते। अब देखो लीनियर सम एंड वेक्टर सम, डायरेक्ट सम अप टू सब स्पेस। अब इसके लिए टाइम भी चाहिए। एक से क्वेश्चन याद नहीं हुआ, दिमाग तो लगे तुरंत जाए, थोड़ा कमरा तक ढूंढ के चले आए, पानी पी के चले आए, पता नहीं इतना दिमाग भगेगा आपका। पर बैठे रहो कंटिन्यू 10 घंटा 12 घंटा, याद कैसे नहीं होगा। पर मन हर समय भागने के लिए कहता है। लीनियर सम एंड लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस, लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस। इसका मतलब वेक्टर स्पेस, लीनियर सम ऑफ वेक्टर सब स्पेस का मतलब क्या होता है कि VF फील्ड F पर एक वेक्टर स्पेस है और W1 W2 VF के 2 वेक्टर सब स्पेस हैं। ठीक है, तो W1 और W2 के लीनियर सम को डिनोट करते हैं W1 प्लस W2 से। डिफाइंड कैसे करते हैं, इसके एलिमेंट होंगे α1 प्लस α2 टाइप के, सच दैट α1 बिलोंग इन W1 और α2 बिलोंग इन W2। ठीक है, तो W1 और W2 के लीनियर सम के हर एक एलिमेंट W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में लिखे जाएंगे। ठीक है, तो इसी को लिखते हैं डेफिनेशन। लेट W1 and W2
W1 and W2 are two subspaces of vector space VF. Are two subspaces of vector space VF. Vector space VF. Then linear sum of subspace. Then linear sum of subspace W1 and W2 is denoted by W1 plus W2 is equal to alpha 1 plus रख दिया ना। alpha 1 plus alpha 2 such that alpha 1 belong in W1, alpha 2 belong in W2. इस प्रकार से डिफाइंड होता है लीनियर सम। Prove that W1 intersection W2 is subset of W1 plus W2. W1 intersection W2 एक सबसेट होता है W1 और W2 के लीनियर सम का। यस सर। लीनियर सम का, ठीक है। तो क्या लिखोगे? पहले हम ये दिखा दें कि जो W1 है वह सबसेट है किसका? W1 प्लस W2 का। तो ये दिखा दें कि W2 सबसेट है W1 प्लस W2 का। तो ये भी जानते हो कि ए सबसेट बी दिखाना हो तो एक कोई से एक शब्द जब लेते हैं एस बिलोंग इन ए और ये दिखाते हैं कि एस बिलोंग इन बी भी दिखा दो तो इसका मतलब ये सबसेट बी हो जाता है। यस सर। हाँ। ठीक है। फिर क्या लेकर चलेंगे? W2 का कोई एलिमेंट लेंगे बाई बिलोंग इन W2 और ये दिखा देंगे बाई बिलोंग इन W1 प्लस W2। इसका मतलब W2 भी सबसेट हो गया W1 प्लस W2 का। यस सर। फिर दोनों साइड का हम क्या कर देंगे? इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। तभी प्रूव हो जाएगा। यस सर। ठीक है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस, बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस W1 प्लस W2, तो यहाँ पे अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 सच दैट अल्फ़ा 1 बिलोंग इन W1, अल्फ़ा 2 बिलोंग इन W2। ठीक है। यस सर। तो अल्फ़ा 1 बिलोंग इन W1 तो इम्प्लाइज अल्फ़ा 1 प्लस 0 वेक्टर बिलोंग इन, अल्फ़ा 1 को लिख सकते हैं क्या? अल्फ़ा 1 प्लस 0 लिख सकते हैं ना। और अल्फ़ा 1 किसका एलिमेंट है? बिलोंग इन W1 प्लस W2। क्यों? क्योंकि अल्फ़ा 1 W1 का है, 0 वेक्टर W2 का एलिमेंट है। W2 वेक्टर सब स्पेस है तो उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट हो करेगा, यस सर। हो जाएगा। यस। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो अल्फ़ा W1 का एलिमेंट है तो अल्फ़ा W1 प्लस W2 का भी एलिमेंट है। तो अल्फ़ा बिलोंग इन W1 के लिए हम दिखा दिए कि अल्फ़ा बिलोंग इन W1 प्लस W2। इसी को ऐसा लिख सकते हैं कि अल्फ़ा 1 बिलोंग इन W1 प्लस W2, क्योंकि अल्फ़ा 1 को ही ऐसा लिख सकते हैं। यस। ऐसा लिख देते हैं तो क्या है? एक ये वाला एलिमेंट W1 का है, ये वाला एलिमेंट W2 का है, तो दो एलिमेंट का योग है। तो दो एलिमेंट का योग है तो W1 W2 के लीनियर सम का एलिमेंट हो गया। यस सर। इसका मतलब इसका मान तो अल्फ़ा 1 के बराबर है। तो अल्फ़ा 1 हम W1 का एलिमेंट था तो अल्फ़ा 1 W1 प्लस W2 में भी है। इसका मतलब क्या हुआ? सिंस फॉर अल्फ़ा 1 बिलोंग इन W1 वी गेट अल्फ़ा 1 बिलोंग इन W1 प्लस W2। इसका मतलब W1 इज सबसेट ऑफ W1 प्लस W2। also अल्फ़ा 2 बिलोंग इन W2 और 0 वेक्टर बिलोंग इन
W1, तो जीरो वेक्टर और प्लस, इसको अल्फा 2 को लिख सकते हैं, जीरो वेक्टर प्लस अल्फा 2, जीरो वेक्टर प्लस अल्फा 2, तो ये किसका एलिमेंट हो गया? W1 प्लस W2 का, क्योंकि जीरो वेक्टर W1 का एलिमेंट है, अल्फा 2 किसका एलिमेंट है? W2 का। तो यहाँ देखते हैं कि अल्फा 2 बिलोंग इन W1 प्लस W2 का, तो अल्फा 2 W2 का एलिमेंट लिए थे, तो वही एलिमेंट किसको बिलोंग कर गया? प्लस W1 प्लस W2 को। तो सिंस फॉर अल्फा 2 बिलोंग इन W2, वी गेट अल्फा 2 बिलोंग इन W1 प्लस W2, ठीक है। इसलिए W2 इज सबसेट ऑफ W1 प्लस W2, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया। ये इक्वेशन हो गया फर्स्ट, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ, कहाँ जा रहे हो? हो गया। सुनाओ फिर अभी। हो गया, लिख दिया। तो जाओगे कहाँ? अभी हिंदी ले आओ ना। टेकिंग इंटरसेक्शन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो W1 इंटरसेक्शन W2 इज इक्वल टू सबसेट W1 प्लस W2 और इसका इंटरसेक्शन W1 प्लस W2, ठीक है। इक्वल सेट का इंटरसेक्शन वही सेट होता है, तो ये इसका इंटरसेक्शन यही ना आएगा, क्योंकि A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A होता है। तो क्या होगा? W1 इंटरसेक्शन W2 इस सबसेट ऑफ, इन दोनों सेम सेट है ना, यही एक ही बार लिखा जाएगा। यही तो प्रूव करना चाह रहे थे। लिख लेते ना। एक थ्योरम देखो, थ्योरम ये है, द लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस, द लीनियर सम ऑफ टू सब स्पेस of a vector space is also a vector subspace of that space, ठीक है। दो वेक्टर सब स्पेस का लीनियर सम एक वेक्टर स्पेस होता है, वेक्टर सब स्पेस होता है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? लिखो प्रूफ, लेट W1 and W2 be two subspace of VF। VF के दो सब स्पेस है ना, तो we have to prove that
W1 और W2 का लीनियर सम, जिसको इस प्रकार से डिफाइन करते हैं अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 सच दैट अल्फ़ा 1 बिलोंग इन W1, अल्फ़ा 2 बिलोंग इन W2 इज आल्सो वेक्टर सब स्पेस ऑफ V, इज आल्सो वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF। ठीक है, तो इफ W1 प्लस W2 इज इक्वल टू 0 वेक्टर, then clearly it is a subspace, then clearly it is a subspace, if W1 plus W2 is not equal to singleton set 0 and let alpha or beta belong in W1 plus W2, then अल्फ़ा जो एलिमेंट होगा वे अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 टाइप का होगा। क्यों? क्योंकि W1 और W2 के लीनियर सम का हर एक एलिमेंट W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप का है। और बीटा भी किस टाइप का होगा? बीटा भी वैसी प्रकार का होगा, बीटा 1 प्लस बीटा 2। ठीक है, वेयर अल्फ़ा 1 और बीटा 1 बिलोंग इन W1, अल्फ़ा 1 और बीटा 1 बिलोंग इन W1, अल्फ़ा 2 और बीटा 2 बिलोंग इन W2 होगा। तो इफ A और कॉमा B बिलोंग इन F, देन we see that, तब हम देखते हैं ए अल्फ़ा और बी बीटा बिलोंग इन W दिखा दें, W1 प्लस W2, तो W1 और W2 वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा, क्योंकि थ्योरम पढ़ चुके हैं। देखो VF फील्ड F पर एक वेक्टर स्पेस है और W एक नॉन एम्प्टी सबसेट है। तो यदि अल्फ़ा और बीटा बिलोंग इन W और A और B बिलोंग इन F, तो A अल्फ़ा और B बीटा बिलोंग इन W दिखा दें तो W वेक्टर सब स्पेस हो जाता है। तो हमको W के स्थान पे यूज करना है W1 प्लस W2। तो इसके दो एलिमेंट लेंगे, एक अल्फ़ा एक बीटा, और दो फील्ड के एलिमेंट लेंगे A B, और A अल्फ़ा और B बीटा बिलोंग इन W1 प्लस W2 दिखा दें तो ये वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा। ठीक है, तो यही हम दिखाने चाहते हैं। तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा किसके एलिमेंट हैं? W1 और W2 के लीनियर सम के एलिमेंट हैं। तो वे कोई आम आदमी थोड़ी होंगे, वे देवता होंगे। अर्थात वे किस टाइप के होंगे? एक W1 के एलिमेंट एक W2 के एलिमेंट के योग के रूप में होंगे। बीटा भी किसका एलिमेंट है? W1 प्लस W2 का एलिमेंट है। इसलिए बीटा का W1 और W2 का हर एक एलिमेंट क्या है? W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए बीटा भी किस टाइप का होगा? W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में होगा। ठीक है, इसीलिए हम माने हैं कि अल्फ़ा को मान लिया अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 और बीटा को माने हैं बीटा 1 प्लस बीटा 2। जबकि अल्फ़ा 1 W1 का एलिमेंट है, अल्फ़ा 2 W2 का एलिमेंट है, और बीटा भी बीटा 1 W1 का एलिमेंट है, बीटा 2 W2 का एलिमेंट है। तो दोनों के योग के रूप में लिखा गया, तो क्योंकि ये एलिमेंट अल्फ़ा बीटा हम माने हैं W1 और W2 के लीनियर सम का एलिमेंट। तो लीनियर सम का हर एक एलिमेंट W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में लिखा गया है। ये परिभाषा है लीनियर सम की। ठीक है, तो इस पर हम विचार कर रहे हैं। तो हमारा मकसद क्या है? ए अल्फ़ा और बी बीटा बिलोंग इन W1 प्लस W2। तो W1 और W2 क्या होगी? वेक्टर सब स्पेस की जो तीसरी थ्योरम है उससे क्या हो जाएगा? वेक्टर सब स्पेस हो जाएगा तीसरी थ्योरम से, है ना, जो इंटरसेक्शन वाले में लगी थी। तो ए अल्फ़ा और बी बीटा पर हम विचार कर रहे हैं, है ना, ए अल्फ़ा और बी बीटा पर विचार कर रहे हैं। तो ए लिख लो, अल्फ़ा 1 के स्थान पे क्या लिख दोगे? अल्फ़ा के स्थान पे अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2, और प्लस बी लिखो ए बीटा 1 प्लस बीटा 2। इसको क्या लिख सकते हो? ए अल्फ़ा 1 ए अल्फ़ा 2, बी बीटा 1 और बी बीटा 2। इसी को क्या लिख सकते हो? ए अल्फ़ा 1 और बी बीटा 1, ए अल्फ़ा 2 बी बीटा 2।
अब ये पहले से पता है आपको कि W1 वेक्टर सब स्पेस है, यस सर। और अल्फा 1 अल्फा बीटा 1 दोनों किसके एलिमेंट है? W1 के, इसलिए A अल्फा 1 और B बीटा 1 W1 के एलिमेंट होगा। ये जानते हो कि A और B फील्ड के एलिमेंट है, अल्फा 2 और बीटा 2 W2 के एलिमेंट है, तो A अल्फा 2 प्लस B बीटा 2 बिलोंग इन W2। तो ये एलिमेंट W1 का है, ये W2 का है, तो ये दोनों का कंबाइंड, दोनों का योगफल किसका एलिमेंट हो जाएगा? W1 प्लस W2 का, W1 प्लस W2 का एलिमेंट होगा। इसका मतलब इसमें ब्रैकेट लगा दिया ऐसे, और इसको ब्रैकेट लगा दिए। ये किसका एलिमेंट है? W1 का, और ये किसका एलिमेंट है? W2 का। तो ये पूरा क्या हो जाएगा? W1 प्लस W2 का। इसका मतलब क्या हुआ भैया? A अल्फा 1 प्लस B बीटा 1 बिलोंग इन W1 एंड A अल्फा 2 प्लस B बीटा 2 बिलोंग इन W2। तो implies A अल्फा प्लस B बीटा बिलोंग इन W1 प्लस W2। It means since फॉर लिख लो, since फॉर अल्फा और बीटा बिलोंग इन W1 प्लस W2 और A और B बिलोंग इन F, तो implies A अल्फा और B बीटा बिलोंग इन W1 प्लस W2। इट मीन्स W1 प्लस W2 इज वेक्टर सब स्पेस। इट मीन्स W1 प्लस W2 इज ए वेक्टर सब स्पेस, वेक्टर सब स्पेस ऑफ VF। It means W1 plus W2 is a vector subspace of VF। वेक्टर सबस्पेस ऑफ VF। ठीक है, तो इस प्रकार प्रमाणित हुआ कि W1 और W2 का जो लीनियर सम है वो क्या होता है? वेक्टर सबस्पेस होता है। ठीक है, अब मान लो VF फील्ड F पर वेक्टर स्पेस है और W1 और W2 VF के दो सब स्पेस हैं, तो V का कोई एलिमेंट ले लेते हैं गामा बिलोंगिंग ले लिए VF। तो यदि गामा एलिमेंट इस टाइप का है कि अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 टाइप का हो जाए, और जहाँ अल्फा 1 किसका एलिमेंट है? W1 का, अल्फा 2 किसका एलिमेंट है? W2 का। ठीक है, और यह निरूपण अद्वितीय हो। ठीक है, यदि VF का कोई भी एलिमेंट W1 के एक एलिमेंट W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में व्यक्त है। ठीक है, कोई आर्बिटेरी एलिमेंट वेक्टर स्पेस VF का कोई आर्बिटेरी एलिमेंट गामा W1 के एक एलिमेंट W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में केवल एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, केवल यूनिक तरीके से लिखा जा सकता है। तब ऐसी कंडीशन में हम कहते हैं कि ये वेक्टर स्पेस VF क्या है? W1 और W2 का डायरेक्ट सम है, डायरेक्ट सम है। इसको डिनोट करने की परंपरा है, V इज इक्वल टू डायरेक्ट सम ऑफ W1 प्लस W2, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो ऐसा तभी लिखते हैं जब V का हर एक सदस्य W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में केवल यूनिक तरीके से लिखा जा सकता है। एक ही एलिमेंट को W1 के एक एलिमेंट और W2 के एक एलिमेंट के योग के रूप में दो तरीके से ना लिखा जा सके, दो चार तरीके से ना लिखा जा सके, एक ही तरीके से जब लिखा जा सके, तो ऐसी कंडीशन में V कहलाएगा W1 और W2 का डायरेक्ट सम। तो डायरेक्ट सम क्या है? डायरेक्ट सम की डेफिनेशन क्या है? इस पर आधारित क्वेश्चन क्या है? डायरेक्ट सम पर थ्योरम क्या है? ये कल बताएंगे। ठीक है।